नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में और समझेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स शरीर में दिखाई देते हैं और किन कारणों की वजह से या फिर किन कॉजेस की वजह से एंडोमेट्रियोसिस की समस्या शरीर में हो जाती है। और आखिर में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट यानी कि इसके इलाज के बारे में। तो आइए हम समझते हैं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या आखिर होती क्या है। देखिए, अगर एक साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि कुछ टिश्यूज होते हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं एंडोमेट्रियम टिश्यूज। ये जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज होते हैं बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स में, ठीक है, कुछ बॉडी के कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। इनका उस जगह पे यानी कि जिस जगह पे इनका फॉर्मेशन होता है या जिस जगह पे इनका डेवलपमेंट होता है उस स्पेसिफिक पार्ट में, उस जगह पे ना हो करके कहीं और, ठीक है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट होना है, उसकी जगह कुछ और अलग अलग जगहों पे इसकी पोजीशन हो जाना या फिर अलग अलग जगहों पे इसका डेवलपमेंट हो जाना ही बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस की समस्या कहलाता है। ये समस्या यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की जो समस्या होती है पूरी तरह से फीमेल के अंदर होने वाली समस्या है। अब चूंकि फीमेल के अंदर होने वाली समस्या है इसलिए पहले हम बात कर लेते हैं फीमेल के किस ऑर्गन में एंडोमेट्रियम टिश्यूज डेवलप होते हैं और क्या ऐसा हो जाता है कि एंडोमेट्रियम टिश्यूज उनके अलग अलग बॉडी पार्ट में या फिर बॉडी ऑर्गन्स में ये डेवलप होने लगते हैं और जिस वजह से एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो जाती है। बात करें अगर इस फिगर की तो ये बेसिकली फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है या फिर भ्रूण का विकास होता है। ये जो पार्ट है बेसिकली, ये जो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे इधर आपको दोनों तरफ एक बो लाइक स्ट्रक्चर गया है। बो लाइक का मतलब एक धनुष जैसी आकृति, एक ऐसी गोल सी आकृति गई है, कर्वेचर गया हुआ है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पे आपको रेड कलर की कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं, बेसिकली दो तरफ दो आकृतियां दिख रही हैं यहाँ पे रेड कलर की, इनको बोलते हैं ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं फीमेल के अंदर, इन्हीं के अंदर एग्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि फीमेल में एग का जो फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इसी ओवरीज के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। देखिए, फीमेल के अंदर जो भी एग का डेवलपमेंट होता है वो दोनों ओवरीज में एक साथ नहीं होता, किसी एक, ठीक है। मान लीजिए किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो अगले किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में उस एग का डेवलपमेंट इस वाले में होगा, यानी कि एक साथ दोनों में नहीं होता, सिर्फ एक में ही डेवलपमेंट होता है। और फीमेल के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ एक ही एग का फॉर्मेशन होता है। कभी कदा कुछ डिसऑर्डर की वजह से दो एग का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन वो जो दोनों एग होते हैं मे बी वो सिर्फ एक ही ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है। आगे जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों तरफ ही, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। होता क्या है कि इस ओवरी के अंदर, मान लीजिए इस ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन हुआ, एग फॉर्म होकर के यानी कि एग बन करके आगे इस फेलोपियन ट्यूब में आगे चला जाता है और यहाँ पे रुक जाता है। अब जब क्वाइटस होता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे में मेल स्पर्म यहाँ से एंटर करता है, वो ट्रेवल करता हुआ इस फेलोपियन ट्यूब में आता है और यहाँ के एग को फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एग जो है वो फर्टिलाइज कर जाता है और वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, वो आगे बढ़ता है, उसके अंदर सेल डिवीजन की क्रिया शुरू हो जाती है और वो आगे बढ़ता है और ये जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग में यानी कि यूट्रस की वॉल पे आकर के वो अटैच हो जाता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे अटैच हो जाता है और इसी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर ही बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इसी के अंदर वो सेल्स ग्रो करती हैं और एक तरह से बच्चे का इसी के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हिंदी भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बच्चेदानी है या फिर जो यूट्रस है वो एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज से मिलकर के बनी होती है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम टिश्यूज, ठीक है। यहाँ जो यूट्रस की लाइनिंग होती है बेसिकली ये एक तरह से एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज से मिलकर के बनी होती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम टिश्यूज, ठीक है। एंडोमेट्रियम टिश्यूज बॉडी में बहुत ही हार्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लचीले, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, और ऐसे होते हैं कि यहाँ की जो वॉल होती है बेसिकली उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए वो एंडोमेट्रियम टिश्यूज हेल्प करते हैं, जिस वजह से जो यूट्रस होता है वो बहुत ही मजबूत और
फ्लेक्सिबल बना रहता है। बेसिकली होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज हैं यूट्रस में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फीमेल बॉडी में सिर्फ यूट्रस के अंदर ही एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजन की वजह से या फिर कुछ डिसऑर्डर आने की वजह से, कुछ बॉडी में कोई समस्या आने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज हैं बेसिकली जो लाइनिंग बना रहे हैं यूट्रस की, वो उनका डेवलपमेंट इसके पीछे, यानी कि ये जो पीछे वाला हिस्सा बेसिकली ये जो फेलोपियन ट्यूब है या फिर ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ कहीं पे इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए ये जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज हैं इनका डेवलपमेंट इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर होना शुरू हो गया या फिर फेलोपियन ट्यूब के ऊपर होना शुरू हो गया, या जो ये ओवरी है ओवरी के ऊपर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, फेलोपियन ट्यूब के मान लीजिए इस हिस्से में डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। देखिए एंडोमेट्रियोसिस के दौरान, यानी कि जब ये एंडोमेट्रियम टिश्यूज यहाँ कहीं पे डेवलप होने लगते हैं, तो ऐसे में देखिए ये जो टिश्यूज होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक। मान लीजिए ये ओवरी के ऊपर डेवलप होने लगे, ऐसी कंडीशन में ओवरी को ये इफेक्ट करने लगेंगे। जब ओवरी इफेक्टिव हो जाएगी तो ऐसे में एग का फॉर्मेशन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ अगर ये फेलोपियन ट्यूब पे डेवलप होने लगते हैं, यानी कि जो ये फेलोपियन ट्यूब है अगर इसके ऊपर एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट होने लगता है, ऐसी सिचुएशन में इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बेसिकली ये जो सॉफ्ट एरिया होता है, देखिए फेलोपियन ट्यूब और ये ओवरी बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। अब इनका डेवलपमेंट अगर इनके ऊपर हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कम हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं रिजिड यानी कि सख्त होने लगेंगे। सख्त होने की वजह से जो फर्टिलिटी की रिएक्शन है, जो फर्टिलिटी की क्रिया है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, आपको पता है कि फीमेल के अंदर हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती, मैंने अभी बताया कि उस दौरान एग का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ऐसे में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होगी फीमेल में तो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। बेसिकली होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम टिश्यूज आ गए तो ऐसे में जो ओवरी है वो इफेक्टिव हो गई, इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। तो बेसिकली ये जो हिस्सा है फीमेल का जो पेल्विक रीजन है बेसिकली उस हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। साथ ही साथ इस टिश्यूज के डेवलपमेंट की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हिस्सा रिजिड हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये ओवरी का हिस्सा रिजिड हो जाएगा। सख्त होने की वजह से इसके अंदर क्रैम्प्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर मरोड़ आ जाएगी। मरोड़ आने की वजह से भी ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाती हैं। ऐसे में एक्सेस अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, ठीक है, जब मेंसेस आ रहे होते हैं ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इनकी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या आखिर फीमेल में होती क्या है। अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। पहला जो सिम्टम है बेसिकली पेनफुल पीरियड। पेनफुल पीरियड का मतलब ये हुआ कि जब फीमेल्स में पीरियड आ रहे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब मेंसेस चल रहे होते हैं, ऐसे में चूंकि फेलोपियन ट्यूब के ऊपर या फिर जो ओवरी होता है उसके ऊपर जब एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स बनने लगते हैं और क्रैम्प्स बनने की वजह से हैवी पेन की समस्या भी फीमेल के अंदर देखी जा सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो पेन विद इंटरकोर्स। पेन विद इंटरकोर्स का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स के दौरान या फिर हम कह लें साधारण भाषा में सेक्स के दौरान जब क्वाइटस हो रहा होता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन इस वजह से होता है क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्गन्स की वो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ की वजह से या एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ के डेवलपमेंट की वजह से ख़त्म हो गई है, जिस वजह से जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। उस वजह से यूट्रस में या फिर पेल्विक रीजन में फीमेल के बहुत ज़्यादा दर्द भी फील हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। थर्ड नंबर की अगर बात करें पेन इन यूरिनेशन। अब चूंकि फीमेल के जेनाइटल पार्ट में या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही ये समस्या है या फिर यूरेटर के अंदर समस्या है या फिर आप कह लें कि जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ हैं ये बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग हिस्सों में डेवलप हो गए हैं, ऐसे में फीमेल में यूरिनेशन के वक्त जब यूरिन पास आउट हो रहा होगा, ऐसी कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो सकता है।
फोर्थ नंबर की बात करें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग। मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ऐसी कंडीशन में, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में फीमेल के अंदर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स एक्सेसिव ब्लीडिंग की भी कंडीशन बनती है। और साथ ही साथ पांचवें की अगर बात करें तो पांचवा है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भाई सीधी सी बात है कि जब ओवरी के ऊपर एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाएगा या फिर फैलोपियन ट्यूब के ऊपर एंडोमेट्रियम टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जो एग का फॉर्मेशन है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जाएगा, या फिर मान लीजिए कि किसी वजह से जो पेल्विक वॉल है बेसिकली वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में एग ठीक ढंग से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है, अगर फेलोपियन ट्यूब के ऊपर या आसपास में कहीं पे ऐसे टिश्यूज का डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसे में वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के साथ साथ उसका जो एरिया है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इस वजह से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वो कहीं ना कहीं पतला हो जाएगा। पतला हो जाने की वजह से एग ठीक ढंग से उसमें एंटर नहीं कर पाएगा या एग के फर्टिलिटी में समस्या आ सकती है। तो इस वजह से भी फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा सकती है एंडोमेट्रियोसिस की सिचुएशन में। सिक्स की बात कर लें तो ये है अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम्स में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फटीग आता है, डायरिया आता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। फटीग का मतलब है कि आपको जो फीमेल्स होंगी उनमें थकान फील होगी, ठीक है, आप सभी को थकान फील हो सकती है ऐसी कंडीशन में। डायरिया यानी कि आपको लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया की सिचुएशन आपके अंदर बन सकती है। और कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या यानी कि आपका जो स्टूल है वो ठीक ढंग से पास आउट नहीं होगा, आपको हार्ड मोशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगेगी। तो ये कुछ बेसिकली कुछ सिम्टम्स हैं जो फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की समस्या के दौरान आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं या फिर क्या क्या कारण होते हैं जिन वजह से फीमेल के अंदर या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉजेज लिखे हैं बेसिकली, उसमें जो पहला कॉज है वो है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। देखिए इसमें होता क्या है कि आप सभी को पता है फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, उस दौरान एग का फॉर्मेशन होता है और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता या फिर एग को स्पर्म नहीं मिलता, ऐसी कंडीशन में जो एग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, टूट जाता है और ब्लीडिंग के फॉर्म में फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। इसी को बेसिकली हम पीरियड या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। एबनॉर्मल कंडीशन में या फिर कुछ कंडीशन ऐसी भी बनती है जब ये जो ब्लीडिंग है बेसिकली जो एग डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जो ब्लीडिंग के फॉर्म में पीरियड के फॉर्म में बाहर आना है, उसमें एंडोमेट्रियम टिश्यूज मिल जाते हैं या फिर एंडोमेट्रियम टिश्यूज मिक्स हो जाते हैं और ये ब्लड बाहर ना आकर के किसी वजह से ये वापस से फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। आप सभी को पता है कि फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके बाद ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही एग बाहर आता है, ठीक है। तो ये वापस से फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब इसमें क्या मिक्स था? एंडोमेट्रियम टिश्यूज मिक्स थे। एंडोमेट्रियम टिश्यूज जा करके फेलोपियन ट्यूब में चिपक जाते हैं और वहां पे एंडोमेट्रियम टिश्यूज का या फिर एंडोमेट्रियम सेल्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बन सकती है फीमेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरिटोनियल सेल्स। ये क्या होता है? पेरिटोनियल सेल्स बेसिकली हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको कवर करने के लिए, उसको पेल्विक रीजन से या पेल्विक कैविटी से अलग करने के लिए एक पतली सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पेरिटोनियल सेल्स की बनी होती है, ठीक है। ये पेरिटोनियल सेल्स की बनी होती है, एक तरह की सॉफ्ट सी सेल्स होती हैं। ये एक तरह की फाइबरस सेल होती है लेकिन सॉफ्ट फाइबरस टिश्यूज की ये मिलकर के बनी होती हैं। किसी वजह से ब्लड के थ्रू वहां पर जाकर के या किसी वजह से जब पेरिटोनियल सेल्स के ऊपर एंडोमेट्रियम टिश्यूज की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम टिश्यूज की ग्रोथ जब पेरिटोनियल सेल्स के ऊपर होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या फीमेल के अंदर देखी जा सकती है। थर्ड की अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन। एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन आखिर क्या है? देखिए फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसमें से एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। मैं यहां लिख दूं, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप करता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल्स डेवलप करता है उनके एम्ब्रियो में। एम्ब्रियोनिक सेल डेवलप करने के दौरान किसी वजह से ये जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज हैं इसके ऊपर अगर एंडोमेट्रियम टिश्यूज आ जाते हैं या फिर एंडोमेट्रियम सेल्स का ग्रोथ होने लगता है तो ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या देखी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ के बारे में, ये है सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन। अब ये क्या होता है? सर्जिकल स्कार इम्प्लांटेशन का मतलब होता है फीमेल के बॉडी में कोई सर्जरी हुई हो, चाहे वो सी सेक्शन हुई हो, चाहे फिर वो हिस्टेरेक्टमी हुई हो। हिस्टेरेक्टमी बेसिकली यूट्रस के सर्जरी को हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर ऐसी कोई सर्जरी हुई हो, ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या फीमेल में
बन सकती है। अब फिफ्थ की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होता है? एंडोमेट्रियल सेल ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि सेल का किसी वजह से, जो एंडोमेट्रियम सेल्स हैं बेसिकली, उनका किसी वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाना। अभी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ब्लड, तो किसी वजह से जो ये एंडोमेट्रियम टिश्यूज हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है भाई, जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम टिश्यूज थे वो किसी वजह से अगर वो ब्लड में आ गए, ब्लड स्ट्रीम में आ गए, तो ऐसे में वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होने की वजह से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर एंडोमेट्रियम टिश्यूज का या फिर एंडोमेट्रियम सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में वहां पे एंडोमेट्रियम सेल्स की लेयर भी बन सकती है, जिस वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या देखी जा सकती है। मैंने अभी आपको बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है एंडोमेट्रियम टिश्यूज का बॉडी ऑर्गन के किसी और हिस्से पे डेवलपमेंट होना, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या कहलाता है। सिक्स्थ की अगर बात करें तो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। देखिए, हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिस वजह से हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। किसी वजह से अगर हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाता है या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसी वजह से ठीक ढंग से काम नहीं करता या फिर वो कमजोर हो जाता है, ऐसी कंडीशंस में भी जो एंडोमेट्रियम सेल्स हैं या फिर एंडोमेट्रियम टिश्यूज हैं उनका फॉर्मेशन या फिर उनका डेवलपमेंट बॉडी ऑर्गन के किसी और हिस्से में, यानी कि बॉडी के किसी और हिस्से में उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन को भी हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कुछ कॉजेज़ के बारे में कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिस वजह से फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हो जाती है। अब हम बात करें अगर इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, तो इसके रिस्क फैक्टर कई सारे हैं। देखिए, पहला तो है इसका सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो है इनफर्टिलिटी। मैंने आपको सिम्टम में बताया था, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या फीमेल के अंदर आ जाती है। अब ये इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है? देखिए, जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ हैं, मैंने बताया कि चाहे वो फेलोपियन ट्यूब पे डेवलपमेंट हो जाए उसका, चाहे जो ओवरीज होती हैं बेसिकली अगर उनके ऊपर इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो एग का फॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, या एग ठीक ढंग से नहीं बन पाएंगे, या जो एग है वो बनेगा ही नहीं। तो ऐसे में इनफर्टिलिटी की समस्या फीमेल के अंदर आ सकती है। तो ये तो बात हो गई इनफर्टिलिटी की। सेकेंड जो रिस्क फैक्टर आता है, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, वो बेसिकली कैंसर का है। यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस की समस्या की वजह से कैंसरस सेल भी डेवलप हो सकती है। मैंने आपको बताया कि जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज हैं अगर वो बॉडी के किसी और ऑर्गन पे जाके डेवलपमेंट होने लगता है उनका, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ के जो पर्टिकुलर सेल्स हैं उनको ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर वहाँ के जो सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है उनको ये डिस्टर्ब करने लगते हैं, जिस वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कैंसरस सेल डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली ये कुछ रिस्क फैक्टर रहे जो बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस समस्या की वजह से आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसको पहचानते कैसे डॉक्टर हैं या फिर इसका डायग्नोसिस किस तरह से डॉक्टर्स करते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3-4 तरह के डायग्नोसिस के तरीके हैं जिसके थ्रू डॉक्टर्स पता करने की कोशिश करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या के बारे में। पहला जो तरीका है वो है पेल्विक एग्जामिन। ठीक है, पेल्विक एग्जाम में होता क्या है कि डॉक्टर्स फिजिकली एग्जामिन करते हैं जो फीमेल में जो पेल्विक कैविटी होती है, बेसिकली जो पेल्विक रीजन होता है उसका वो हाथ से फिजिकली एग्जामिन करने का प्रयास करते हैं और उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है या नहीं है। सेकंड की अगर बात करें तो वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी कह सकते हैं, यानी कि आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं जिसके थ्रू वो कंफर्म करेंगे कि आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है या फिर नहीं है। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब होता है कि आपके ऊपर, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर, पेल्विक रीजन के ऊपर कुछ मैग्नेटिक वेव्स डाली जाती हैं या फिर कुछ रेडियो वेव्स डाली जाती हैं जिसके थ्रू आपके इंटरनल ऑर्गन की ठीक ढंग से इमेज उनके सामने आ जाती है, जिससे वो पता करने की कोशिश करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या के बारे में। लास्ट है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में होता क्या है कि डॉक्टर एक छोटा सा कट लगाते हैं, वहाँ से एक नीडल इंसर्ट करते हैं। बेसिकली नीडल में एक कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है और उससे वो देखने का प्रयास करते हैं आपके पेल्विक रीजन में या फिर पेल्विक कैविटी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या या फिर एंडोमेट्रियम सेल्स कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई हैं। बेसिकली ये कुछ डायग्नोसिस के तरीके हैं जिसके थ्रू डॉक्टर्स आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस की समस्या का पता लगाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में।
यहाँ पे मैंने कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसेस लिखे हुए बेसिकली। पहला जो है वो है पेन मेडिकेशन। पेन मेडिकेशन का मतलब हुआ कि कुछ पेन किलर्स के माध्यम से एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दे करके या फिर आइबुप्रोफेन दे करके या फिर नेप्रोक्सेन सोडियम दे करके ऐसी कुछ ड्रग्स दे करके इसकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। सेकेंड जो है वो है हार्मोन थेरेपी। कुछ हार्मोन थेरेपी, फीमेल बॉडी में कुछ हार्मोन्स को दे करके, चाहे वो फिर हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव्स हों, चाहे वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो, चाहे वो एगोनिस्ट हों, चाहे फिर एंटागोनिस्ट हों, या फिर ऐसी कोई मेडिसिन दे करके, ऐसी कोई हार्मोनल ड्रग दे करके भी इसकी समस्या को यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या को दूर किया जा सकता है। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये है कंजर्वेटिव सर्जरी। कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब ये हुआ कि फीमेल के जिस भी ऑर्गन में, ठीक है, जिस भी इंटरनल ऑर्गन में जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ का डेवलपमेंट हो गया उसको सर्जरी के माध्यम से बाहर निकालना, ठीक है। उसकी अगर सर्जरी कर दी जाती है, जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ हैं या भी जो भी सेल्स डेवलप हुई हैं, ऐसी सेल्स को बाहर अगर निकाल देते हैं सर्जरी के माध्यम से, तो भी इसका इलाज यानी कि एंडोमेट्रियोसिस का इलाज किया जा सकता है। अब अगर फोर्थ की बात करें तो ये है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब मैंने आपको अभी बताया था कि इस समस्या में यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है, जिस वजह से अगर इनकी फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए या फिर इनकी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाए तो ऐसी कंडीशन से निजात पाई जा सकती है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ यानी कि हिस्टेक्टमी की। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है सी सेक्शन। सी सेक्शन एक तरह का ऑपरेशन होता है, एक तरह की सर्जरी होती है जिसमें फीमेल बॉडी से जो ओवरी होती, मान लीजिए कि ओवरी के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया या फिर जो एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा हो गई या फिर जो यूट्रस है, यूट्रस की बाहरी लाइनिंग पे ज़्यादा ग्रोथ हो गई या फिर फेलोपियन ट्यूब पे ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से एंडोमेट्रियम टिश्यूज़ के, ऐसी कंडीशन में यूट्रस को या फिर ओवरी को सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टेक्टमी, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से निजात पाई जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।